हाँ जी, जय जिनेन्द्र। गाइस, आज हम लोग आपके इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो मतलब इंडिया में क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की गई फॉर द बेटरमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर या आप कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर बेसिकली क्या होता है। देखिए, अगर आज की डेट में मैं इंडिविजुअली कोई काम स्टार्ट करना चाहता हूँ, मतलब मैं जॉब नहीं कर रहा किसी के अंडर, मैं कोई अपना काम कर रहा हूँ, सेल्फ डिपेंडेंट। मान के चलिए मैं कोई अपनी शॉप ओपन कर रहा हूँ या अपना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा हूँ, तो मुझे कहा जा सकता है एंटरप्रेन्योर, राइट। अब जी, एंटरप्रेन्योर किसी भी देश के लिए क्यों जरूरी है? जब हम सेल्फ डिपेंडेंट बनते हैं, मतलब हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम अपने लिए ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहे, बल्कि सोसाइटी में और लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। मतलब हम सोसाइटी के ऊपर बर्डन नहीं है। हम सोसाइटी से चीख चीख के ये नहीं कह रहे कि हमें जॉब दो, हमें जॉब दो, हम खाली बैठे हैं, हमारे लिए कुछ करो। बल्कि हम सोसाइटी को कह रहे हैं कि ठीक है, हम काम कर रहे हैं और साथ में और लोगों को भी काम देंगे। हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज करेंगे, साथ में और लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज करेंगे। हम सोसाइटी पे जो पॉवर्टी का बर्डन है, अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन है, उसे रिड्यूस करेंगे, राइट। तो इसलिए हर इकोनॉमी के लिए, हर कंट्री के लिए एंटरप्रेन्योर जरूरी है। लेकिन देखिए, अपना खुद का काम शुरू करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, और जिसमें सबसे मेजर प्रॉब्लम्स क्या होती है? फंड्स की। आपके पास कोई आइडिया है, कुछ इनोवेटिव आइडिया, कुछ नया आप सोच रहे हैं जो एट प्रेजेंट मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। आपको लगता है कि हाँ, मार्केट में ये स्पेस खाली है और मेरे आइडिया की वजह से ये स्पेस फिल किया जा सकता है। अदरवाइज तो देखिए ना, ऑलरेडी इतने लोग मार्केट में अवेलेबल है हर लाइन के अंदर कि कंपटीशन अनलिमिटेड है। तो किसी भी नए काम को स्टार्ट करना इज नॉट इजी, राइट। कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, मार्जिन्स बहुत कम होते हैं, प्रॉफिट बहुत कम होता है। तो नए इंसान के लिए मार्केट में एंटर करना, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाना, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कस्टमर्स का ट्रस्ट जीतना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जी, सप्लायर्स अच्छे होने चाहिए, पूरी सप्लाई चेन अच्छी होनी चाहिए, वैल्यू एडिड चेन अच्छी होनी चाहिए, तब जाके कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो पाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, तो सप्लायर से लेकर जो अपना खुद का बिजनेस है, वहां से लेकर जो कस्टमर है, ये पूरी वैल्यू एडिड चेन हमारे कंट्रोल में है, तब हम बिजनेस को सक्सेसफुल कह सकते हैं। लेकिन न्यू बिजनेस में चीज़ बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है, कुछ ऐसी इनोवेशन है जो कि मार्केट में अभी तक अवेलेबल नहीं है, तो आपके लिए मार्केट में एंटर करना आसान होता है। अब जी, ऐसा आइडिया एक तो मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेगा, न्यू प्रोडक्ट या न्यू सर्विसेज इंट्रोड्यूस करेगा, मतलब कुछ इनोवेशन मार्केट में इंट्रोड्यूस करेगा। दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स बनाएगा, मतलब सोसाइटी पे अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का बर्डन कम करेगा। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट किया जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी है, जहां गवर्नमेंट्स एंटरप्रेन्योर के लिए, देखिए सबसे पहली चीज क्या है? फंड्स। तो गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को फंड्स अवेल करवाएगी, ऐसा नहीं है फ्री में दे देगी, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म देगी जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग, सेम सोच वाले दो या दो से ज्यादा लोग आपस में मिल सके, एक दूसरे की हेल्प कर सके, या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके। तो ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। तीसरी चीज क्या है? कहता है जी, लीगल प्रोसीजर्स कम होने चाहिए। कोई भी बंदा नया मार्केट के अंदर एंटर कर रहा है, अगर वो सारी एनर्जी, उसका सारा टाइम लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करने में ही निकल जाएगा, तो वो अपने बिजनेस की तरफ ध्यान कब दे पाएगा?
भाई छोटे बिजनेसमैन की बात करें हम, भाई एंटरप्रेन्योर का मतलब अगर आप सिंपल सा वर्ड ले तो बिजनेसमैन, ठीक है, बिजनेसमैन। अगर हम छोटे बिजनेसमैन की बात करें तो उसके पास कोई बड़ी टीम तो होती नहीं। कुछ दुकानों पे तो बेचारा मालिक ही खुद झाड़ू मार रहा होता है, खुद पोछा कर रहा होता है, राइट। इवन मैंने भी जब 10 साल पहले स्टार्ट किया था, छोटा सा इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था 8-10 बच्चों का, तो सुबह जाकर खुद झाड़ू पोछा करना होता था, सफाई करनी होती थी बच्चों के आने से पहले, फिर बच्चों को सारे दिन टीच करना है, खुद ही बच्चों के नोट्स प्रिंट करवाने हैं, सब कुछ खुद ही करना है। अब जी पहले ही वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है, ऊपर से अगर लीगल कंप्लायंसेस में उलझ जाएंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए जो एक्सपेंसेस है, भैया एंटरप्रेन्योर जिसने बेचारे ने अभी स्टार्टिंग करी है काम की, हो सकता है मार्जिन हो सकता है पहले साल लॉस हो, राइट। अब वो लीगल कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए हैवी एक्सपेंसेस तो इनकर करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी, हम लीगल कंप्लायंसेस भी आपके ऊपर कम कर देंगे, लीगल कंप्लायंसेस से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है वो भी कम कर देंगे। इनफैक्ट कुछ केसेस के अंदर गवर्नमेंट ने कहा, जैसे पेटेंट है, अब जी मेरा नया कंसेप्ट है, इनोवेटिव कंसेप्ट है, तो मैं चाहूंगा कि मैं उसको अपने नाम पर पेटेंट करवाऊं, उसके बाद मार्केट में आऊं। तो जी पेटेंट से रिलेटेड जो कंसल्टेंसी कॉस्ट है, कहता है वो नील कर दी जाएगी। इवन जो प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो 80%, अप टू 80% कौन बियर करेगा? एंटरप्रेन्योर के बिहाफ पर गवर्नमेंट बियर करेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट चाहती है सपोर्ट करना। सपोर्ट करने का मतलब ये तो है नहीं कि वो आपको कंधे पे बिठाकर सीधा गद्दी पे बिठा देगी, लो जी हमने आपके लिए दुकान खोल के दे दी, गद्दी पे बैठो और बस पैसे गिनते रहो। सपोर्ट करने का मतलब है कि आपको जहां जहां दिक्कतें आती है, जैसे फंड्स की दिक्कत आती है, तो लोन अवेल करवा दिया जाएगा। फ्री में पैसे तो आपको दिए नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन जब हम नया काम स्टार्ट करने जाते हैं, जान पहचान नहीं होती है मार्केट के अंदर, तो लोन मिलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा चलो हम लोग बैंक्स को कहेंगे कि भैया इनको लोन दे, कम से कम बैंक्स का जो भी एडवांसेज है उसका कुछ परसेंट एंटरप्रेन्योर्स को लोन के रूप में दिया जाए। हम प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करेंगे जहां पर एंटरप्रेन्योर्स आपस में मिल सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स से मिल सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स न्यू टेक्नोलॉजी में या किसी इनोवेटिव आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, राइट। हम लीगल कंप्लायंसेस कम कर देंगे और लीगल कंप्लायंसेस से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस भी खत्म कर देंगे। तो इस तरह से हम सपोर्ट करेंगे और हम स्पेसिफिकली ऐसी स्कीम्स लेके आएंगे जहां पर आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी। हम स्पेसिफिकली ऐसी स्कीम्स लेके आएंगे जहां पर आपको गवर्नमेंट टेंडर्स दिए जाएंगे, चाहे आपके पास पहले कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो कुल मिलाकर हम आपके लिए मार्केट भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो पिछले कुछ दिनों में जब से मोदी सरकार आई है तब से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाई गई है, जैसे कि मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के बारे में तो आपने सुना ही है, राइट। जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि स्टैंड अप इंडिया। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लाई गई है जहां पर एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे बिजनेसमैन को प्रमोट करने की कोशिश की गई है, ठीक है जी। तो इन स्कीम्स के बारे में हमें पढ़ना है। मेक इन इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, उसके अलावा स्टार्टअप इंडिया है, स्किल इंडिया है, ठीक। उसके अलावा जी फिर हम लोगों को पढ़ना है कि क्या क्या डिफिकल्टीज एंटरप्रेन्योर्स फेस करते हैं, नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, भी एंटरप्रेन्योर्स की क्या जरूरत है किसी भी कंट्री को। उसके अलावा क्या क्या डिफिकल्टीज एंटरप्रेन्योर फेस करते हैं, मींस बोटलनेक्स इन द एंटरप्रेन्योरल ग्रोथ। तो यही सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को कवर करनी है एज पर योर स्टडी मैट, ठीक है जी। तो सबसे पहले मेक इन इंडिया से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, मेक इन इंडिया। तो जी ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेसिकली श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लॉन्च की थी इन सितंबर 2014। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। किसने लॉन्च की थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कब लॉन्च की थी? वो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। एज अ वाइडर सेट ऑफ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव, एज अ वाइडर सेट ऑफ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स। तो जो नेशन को खड़ा करने की इनिशिएटिव है, अपने पैरों पर
सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का इनिशिएटिव है नेशन को, उसी का एक पार्ट है हमारा मेक इन इंडिया। भाई साफ साफ नाम अपने आप में सजेस्ट कर रहा है कि बाहर से इंपोर्ट मत करो। जब आप बाहर से इंपोर्ट करते हो तो हमें बाहर अपने रिसोर्सेज देने पड़ते हैं, हमें बाहर फॉरेन एक्सचेंज देनी पड़ती है। आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कुछ भी यूएसए से इंपोर्ट करना है तो यूएसए में कौन सी करेंसी चलती है? डॉलर चलती है। मतलब यूएसए से कुछ भी इंडिया मंगाने के लिए आपको क्या चाहिए? डॉलर चाहिए। डॉलर कब आएगा आपके हाथ में? जब आप इंडिया से यूएसए में सामान बेचोगे। अब जी अगर यूएसए को जरूरत है आपके सामान की तो यूएसए परचेज करेगा, अगर यूएसए को जरूरत नहीं है आपके सामान की तो यूएसए क्यों परचेज करेगा? यूएसए के सिटीजन्स क्यों परचेज करेंगे? तो उस केस में आपको कभी कभी इवन कम रेट पर भी सामान बेचना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली यू नीड डॉलर। अगर आपके पास डॉलर होंगे तभी आप यूएसए से कुछ भी सामान मंगा सकते हैं, अदरवाइज सामान नहीं मंगा सकते। तो इससे हम कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। फॉरेन एक्सचेंज एक्चुअल में क्या है? कहता है अगर हमारे पास डॉलर है तो भैया यूएसए के ऊपर वो हमारी दावेदारी है कि जी हमारे पास आपके $100 है तो हम आपसे $100 के इक्विवेलेंट सामान ले सकते हैं। ये यूएसए के ऊपर दावेदारी है। तो हमारे पास जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज होगा जिस भी कंट्री का, उस कंट्री के ऊपर हमारी उतनी ज्यादा दावेदारी है। तो फॉरेन एक्सचेंज क्या है? कहता है जी एक्चुअल ट्रेजर, खजाना तो फॉरेन एक्सचेंज ही है, राइट। तो बेसिकली आप कम से कम इंपोर्ट करेंगे तो आपको कम से कम फॉरेन एक्सचेंज चाहिएगी। आप कम से कम फॉरेन एक्सचेंज आपको रिक्वायर्ड होगी तो आप कम से कम मतलब मजबूरी में आपको कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी शर्तों पर, आप क्वालिटी के बेसिस पर एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि बाहर से क्यों मंगा रहे हो? चाइना है, जापान है, यूएसए है, यहाँ का माल क्यों मंगा रहे हो? अरे भैया अपना खुद का बनाओ ना, इंडिया में बनाओ, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करो। जब आप इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो आप फैक्ट्रीज लगाएंगे। जब आप इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएंगे तो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, इंडिया का स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। फैक्ट्रीज कहाँ लगाई जाती है? कहता है जनरली अनडिवेलप्ड एरिया में, क्योंकि वहाँ जगह सस्ती होती है, राइट। अगर मैं दिल्ली में फैक्ट्री लगाऊंगा तो मुझे बड़ी कॉस्टली पड़ेगी, लैंड बड़ी महंगी होती है दिल्ली में। लेकिन अगर मैं किसी गांव में फैक्ट्री लगाऊंगा तो मुझे बड़ा चीप पड़ेगा सब चीज़। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लैंड भी सस्ती होती है, बाकी चीज़ें भी सस्ती होती है। लेकिन अगर मैं किसी विलेज में, गांव में फैक्ट्री लगा रहा हूँ तो भैया वो विलेज की डेवलपमेंट होगी, वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काम मिलेगा। जब वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगेगी तो ऑटोमेटिकली वहाँ से टाउन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, रोड्स बनाई जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी लाई जाएगी विलेज तक। तो कुल मिला के विलेज की भी डेवलपमेंट होगी। तो जब हम मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर फैक्ट्रीज लगा रहे हैं तो एक्चुअल में हम इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट को कम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, जो हमारे अनडेवलप्ड एरिया उनको डेवलप कर रहे हैं, लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रहे हैं, और कुल मिलाकर नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव में हेल्प कर रहे हैं, राइट। आ जाइए जी। Devised to transform India into a global design and manufacturing hub, Make in India was a timely response to the critical situation, right? तो भैया जैसे जैसे सिचुएशंस क्रिटिकल होती है, जैसे अब कोरोना युग की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारा सामान हमें बाहर से मंगाना पड़ा, क्योंकि हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं थी। इवन शुरुआत में मास्क है, सैनिटाइजर्स है, वेंटिलेटर्स है, वो मैन्युफैक्चरिंग की कैपेसिटी नहीं थी, तो बाहर से मंगाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर कर्जा चढ़ रहा है अगर हमारे पास उस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज नहीं है तो, राइट। तो ऐसे देश
दूसरे कंट्री के दबाव में आता है। लेकिन अगर हम खुद ही बना सकते हैं तो हमें किसी दूसरे कंट्री का दबाव मानने की जरूरत नहीं है, हमें किसी दूसरे कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है जी। तो कहता है इंडिया को ही क्यों ना ग्लोबल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, दुनिया भर की कंपनीज इंडिया में आए, फैक्ट्रीज लगाए, इंडिया में आएगी तो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएगी, इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएगी तो भैया इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा आएगा, इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट और सिक्योरिटीज मार्केट स्ट्रॉन्ग बनेगी, जैसे चाइना की है इस वक्त। किस वजह से? क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, राइट। By 2013, the much hyped emerging market bubble had burst. आया था ना हमारे पास बेसिकली स्लो डाउन, एंड इंडियाज ग्रोथ रेट हैड फॉलन टू इट्स लोएस्ट लेवल इन अ डिकेड। ठीक, तो हमारे पास जब स्लो डाउन आया था इंडिया में नियरली 2013 में, तो उस वक्त ये डिसीजन लिया गया कि भैया काम जनरेट करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, मैन्युफैक्चरिंग खुद इंडिया में ही करो। द प्रोमिस ऑफ ब्रिक्स नेशंस, ब्रिक्स में कौन कौन है जी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। हैड फेडेड मतलब जो प्रोमिस था इन नेशंस का, ये बेसिकली क्या कहलाया? कहता है इनको कहा गया फ्रेजिल 5 मींस फेलियर। ये 5 के 5 क्या हो गए? फेलियर। इन कंट्रीज ने हाथ मिलाया था कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हम एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेंगे, एक दूसरे की इकोनॉमी को हेल्प करेंगे, लेकिन कुल मिला के सारे वादे झूठे निकले, फेड हो गए और अल्टीमेटली बहुत हैवी स्लो डाउन आया था। ठीक है जी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स डिबेटेड वेदर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया की बात की जा रही है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन है? इंडिया। वॉज अ रिस्क और एन अपॉर्चुनिटी। तो जी इन्वेस्टर्स को डाउट होने लग गया कि यार इंडिया में इन्वेस्ट करना भी है या नहीं करना। पता चले इंडिया की इकोनॉमी डूब रही है, इन्वेस्टर्स के पैसे डूब रहे हैं, पैसों की वैल्यू कम हो रही है, राइट। India's 1.2 billion citizens questioned whether India was too big to succeed or too big to fail। तो मतलब ये सवाल उठने लग गए कि इतना बड़ा देश है इंडिया, ये जो हमारा साइज है, हम इतने ज्यादा लोग हैं, ये सक्सेस के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या इसकी वजह से हम फेल हो जाते हैं ज्यादा लोग होने की वजह से? ठीक है। तो इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए कि यार इंडिया को ऊपर उठाना है, मेक इन इंडिया लाया गया। एम क्या है जी स्कीम का? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बोथ फॉरेन एंड लोकल कॉर्पोरेट हाउस इन 25 की एरियाज, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल्स है, टेक्सटाइल है, एविएशन, लेदर, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस, रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। With the scheme, the government has increased FDI limits. Even FDI limits भी increase कर दी गई। FDI क्या होता है? Foreign Direct Investment। ध्यान से देखिएगा, Foreign Direct Investment मतलब क्या हुआ? कहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट directly into capital of a venture to acquire ownership in the venture। जब कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मिस्टर जॉन जो कि यूएसए में रहते थे, इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे वो इंडिया में किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फर्म के अंदर कह लीजिए एज पार्टनर, कंपनी में
एज इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्म में एज पार्टनर, राइट, मतलब पार्टनरशिप में, या फिर वो इंडिया में सोल प्रोप्राइटर की तरह कोई वेंचर स्टार्ट करेंगे। अगर उनकी इंटेंशन है, अगर मिस्टर जो उनकी इंटेंशन है क्या, टू एक्वायर ओनरशिप, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं हम एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राइट। देखिए अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो दो तरह से बाहर का आदमी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल या फिर इन द फॉर्म ऑफ डेट। भाई डायरेक्टली इंडिया के वेंचर में कैपिटल के फॉर्म में इन्वेस्ट करेगा, या किसी इंडियन एंटिटी को या इंडियन सिटीजन को उधार देगा, ठीक है। ये जो उधार वाला केस है इसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। जो कैपिटल वाला केस है, कहता है या तो उसका इंटेंशन है कैपिटल में इन्वेस्ट करने की जस्ट टू अर्न द रिटर्न, जैसे कि मैं रिलायंस के शेयर्स लेता हूं कि जब रेट बढ़ेंगे बेच के बाहर निकल जाऊंगा, फिर टाटा के ले लूंगा, फिर रेट बढ़ेंगे बेच के बाहर निकल जाऊंगा, या मैंने रिलायंस के शेयर्स ले रखे हैं ताकि मुझे डिविडेंड की इनकम होती रहे। मेरा क्या वहां पर इंटेंशन है रिलायंस की ओनरशिप एक्वायर करने की? द आंसर इज नो। तो इसका मतलब मैं सिर्फ किसी स्पेसिफिक वेंचर पर स्टिक नहीं हूं, किसी स्पेसिफिक कंपनी पर स्टिक नहीं हूं। मुझे जिस कंपनी में प्रॉफिट दिखाई देता है, जिस कंपनी के शेयर्स मैं परचेज कर लेता हूं, फिर बेच देता हूं, फिर दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेता हूं, फिर बेच देता हूं, मैं एक साथ 4-5 कंपनी के शेयर्स भी परचेज कर लेता हूं, पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट कर लेता हूं, राइट। तो मेरी इंटेंशन किसी कंपनी की ओनरशिप एक्वायर करना नहीं है, जस्ट टू अर्न द रिटर्न है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर मेरी इंटेंशन है टू एक्वायर ओनरशिप, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहां पर गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। एफडीआई में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? कहता है जी कंसंट्रेशन ऑफ पावर। कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फॉरेन हैंड्स। अगर कोई चाइनीज इंडियन बैंक को परचेज कर ले या किसी इंडियन कंपनी को परचेज कर ले, तो उस कंपनी के ऊपर हक किसका? चाइनीज का, मतलब चाइना का। तो हम अगर उस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कायदे से हम किसके अंडर जॉब कर रहे हैं? एक चाइनीज के अंडर जॉब कर रहे हैं। उस कंपनी का सारा प्रॉफिट किसका? चाइनीज का। कहाँ ले जा सकता है वो? चाइना में ले जा सकता है। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ पावर तो हो रही है इन द फॉरेन हैंड्स। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, काम करना शुरू किया, ओनरशिप एक्वायर करनी शुरू करी, धीरे धीरे अपनी पावर को इंक्रीज करनी शुरू करी, और फिर एक दिन पूरे इंडिया को ही एक्वायर कर लिया, इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। तो गवर्नमेंट कहती है यार एफडीआई जरूरी भी है क्योंकि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम भी है। तो जी गवर्नमेंट ने क्या किया? सेक्टरल कैप्स लगा रखे हैं। सेक्टरल कैप्स का मतलब किस सेक्टर में मैक्सिमम कितनी एफडीआई अलाउड है। जैसे मान के चलो अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें तो ये क्या है? अपने आप में एक सेक्टर, रियल एस्टेट अपने आप में क्या है? एक सेक्टर। तो जी गवर्नमेंट ने कहा लेट से सपोज करते हैं कि 50% एफडीआई अलाउड है। इसका मतलब अगर कोई भी कंपनी इंडिया में रियल एस्टेट का काम करना चाहती है तो जी 50% ओनरशिप इंडियन के पास होनी चाहिए और मैक्सिमम 50% ओनरशिप फॉरेनर को दी जा सकती है। अगर मान के चलो हम बात करते हैं लेट से
स्टील इंडस्ट्री। और हम मान के चलते हैं जी यहाँ पर 100% एफडीआई अलाउड है, तो इसका मतलब कि अगर फॉरेनर चाहे तो अपनी खुद की स्टील कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश कर सकता है, जिसकी 100% ओनरशिप किसके पास होगी, फॉरेनर की, राइट। तो होपफुली आपको एफडीआई का मतलब समझ में आ गया, सेक्टरल कैप्स का मतलब समझ में आ गया। उसके अलावा एफडीआई में देखिए दो चीज आ जाती है हमारे पास, एक हमारे पास ऑटोमेटिक रूट है। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि भैया हमें किसी से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस गवर्नमेंट को क्या करना है, इंटीमेट करना है। ऑटोमेटिक रूट में गवर्नमेंट को क्या करना है, इंटीमेशन टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कोई स्पेसिफिक अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ इंटीमेट करना है कि हाँ जी ये काम स्टार्ट किया जा रहा है, इसके अंदर इतनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगाई जा रही है। एक होता है अप्रूवल रूट। अप्रूवल रूट के अंदर हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है बशर्ते, और अप्रूवल कुछ केसेस में आरबीआई से लेनी पड़ती है और कुछ केसेस में सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, ठीक है जी। अब जो यहाँ पर कवर नहीं हो रहा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में या एफडीआई में, वो सब कहाँ कवर होगा, मान के चला जाएगा डेट इन्वेस्टमेंट में कवर होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डेट इन्वेस्टमेंट का मतलब जहां सामने वाला उधार के तौर पर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे मैं इंडिया में काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं चाहूँ तो इंडिया में किसी बैंक से उधार ले सकता हूँ, अपने किसी रिलेटिव से उधार ले सकता हूँ, अपने किसी फ्रेंड से उधार ले सकता हूँ, या फिर फॉरेन में मेरा कोई नोन है, मैं उससे उधार ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो सब कहाँ जाएगा, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। जब मैं वो जो मेरा कोई नोन बाहर था आउटसाइड इंडिया, उससे बोरो कर रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा वो, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। मतलब बाहर से बोरोइंग की जा रही है फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है जी। तो मेक इन इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी जो एफडीआई लिमिट्स लगा रखी थी अलग अलग सेक्टर्स पे, इवन वो भी इंक्रीज कर दी कि ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में इन्वेस्ट करें, ठीक है, इंडिया में आए, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड पार्टिसिपेशन। फैसिलिटेशन सेंटर्स ओपन किए गए। फैसिलिटेशन सेंटर्स का मतलब क्या है, कहता है जी ऐसे सेंटर जो कि किसी भी इंसान को फैसिलिटेट कर रहे हैं काम करने के लिए। जैसे मुझे नया काम स्टार्ट करना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मेरे ऊपर क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है, मुझे क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस करने हैं, मुझे किस किस से अप्रूवल लेनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करवाने हैं मुझे, राइट। तो जी मुझे कोई हेल्प करने वाला चाहिए, गाइड करने वाला चाहिए, तो गवर्नमेंट ने ही फैसिलिटेशन सेंटर ओपन किए, जहां पर फॉरेन बिजनेसेस को असिस्ट किया जाएगा। मतलब जो बाहर से इंडिया में आकर कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उन्हें असिस्ट किया जाएगा। क्यों, क्योंकि उनके पास तो इंडिया की नॉलेज नहीं है ना, कि उनके ऊपर कौन कौन से इंडियन लॉज एप्लीकेबल होंगे, क्या क्या इंडियन अथॉरिटीज से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो उनको असिस्ट किया जाएगा इन लोकेटिंग द लोकल पार्टनर्स। जैसे हमने कहा किसी जगह 75% एफडीआई अलाउड है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, तो जी 75% तो फॉरेनर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 25% तो इंडियन इन्वेस्टमेंट होगी, तो उस फॉरेनर को 25% का इंडियन पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, राइट। इन लोकेटिंग इंडियन पार्टनर्स एंड साइट्स फॉर द बिजनेस। पार्टनर्स ढूंढने में असिस्ट किया जाएगा, प्लस कहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, किस एरिया में, तो साइट, बिजनेस के लिए साइट्स ढूंढने में असिस्ट किया जाएगा। ऑल्सो उन्हें कोई भी लीगल कंप्लायंसेस समझ नहीं आ रहे हैं, अप्रूवल्स लेने में असिस्ट किया जाएगा, हर तरह से उनको असिस्टेंस दी जाएगी। जस्ट ये फैसिलिटेशन सेंटर्स किस लिए ओपन किए गए हैं, टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टर्स। ऑल्सो इनिशिएटिव्स हैव बीन टेकन टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज, ठीक है जी। तो ये आपको याद रखना है मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हमारा जी स्टैंड अप इंडिया। भैया अपने पैरों पे खड़े हो, औरों की तरफ देखने की जरूरत ना पड़े, अपने खुद के पैरों पर खड़े हो। स्पेसिफिकली कौन,
कहता है उनके लिए जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर अनडिवेलप्ड कंसीडर किए जाते हैं, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर दबे हुए कंसीडर किए जाते हैं, उनको कहा गया कि भैया अपनी दुर्बलता छोड़िए, स्टैंड अप, खड़े हो जाइए, राइट। तो स्टैंड अप मित्रों, स्टैंड अप मित्रों, पीएम मोदी जी की भाषा है, स्टैंड अप मित्रों, खड़े हो जाओ। तो किन के लिए कहता है जी, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये स्कीम लाई गई। क्योंकि मान के चला जाता है कि इंडिया में शेड्यूल्ड कास्ट में जो कवर हो रहे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में जो कवर हो रहे हैं, या इंडिया में जो वुमेन्स हैं, वो ये लोग इतने स्ट्रोंग नहीं है, ये लोग सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, ये अपने पैरों पर खड़े नहीं है। तो इनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए, इनको सोसाइटी में ऊंचा उठाने के लिए स्टैंड अप इंडिया लाया गया। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़। ठीक है, ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि स्टैंड अप इंडिया पॉलिसी या स्कीम कह सकते हैं आप, वो किसके लिए है। ठीक, तो क्या मेन मोटिव है कि भैया इन लोगों को पैसा दिया जाए काम करने के लिए, किस फॉर्म में, लोन के फॉर्म में, कितने से कितने तक, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। और कहा गया हर बैंक की हर ब्रांच को, हर बैंक की हर ब्रांच को कम से कम एक SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर को लोन देना ही देना है। At least one scheduled caste or scheduled tribes borrower and at least one woman borrower per बैंक ब्रांच। हर बैंक की हर ब्रांच को एक शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब को और कम से कम एक वुमेन को ये वाला लोन देना ही देना है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम में लोन देना ही देना, कितना, 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन दिया जा सकता है फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज का मतलब क्या हुआ, कहता है ग्रीन फील्ड तब माना जाएगा किसी भी काम को जब काम करने वाले का वो पहला काम होगा। इसका मतलब क्लियर है, स्कीम की इंटेंशन क्लियर है। जो बेचारा बेरोजगार है, जो अभी तक कोई काम नहीं करता, वो अगर कोई काम करना चाहे तो उसके लिए ये स्कीम है। अगर कोई ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट करके बैठा हुआ है, वो कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहे, उसके लिए स्कीम नहीं है। वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहे, उसके लिए स्कीम नहीं है। स्कीम किसके लिए है, जो फर्स्ट टाइम न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ठीक है जी। दिस एंटरप्राइज में भी मैन्युफैक्चरिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सर्विसेज और ट्रेडिंग सेक्टर। तो वो काम मैन्युफैक्चरिंग का भी हो सकता है, सर्विस प्रोवाइड करने का भी हो सकता है, या ट्रेडिंग का भी हो सकता है। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज, मान के चलो कोई कंपनी है, अब जी कंपनी तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या वुमेन नहीं होती, तो कहा गया नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है तो उसके लिए स्कीम में बेनिफिट तब अवेलेबल है जब इसका एटलीस्ट 51% किसने होल्ड किया हो, किसी शेड्यूल कास्ट ने या शेड्यूल ट्राइब ने या वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी एंटिटी का कम से कम 51% अगर किसी शेड्यूल कास्ट ने, शेड्यूल ट्राइब ने या वुमेन एंटरप्रेन्योर ने होल्ड किया हुआ है तो वो बिजनेस बेसिकली इस स्कीम के अंदर बेनिफिट ले सकता है। ठीक है जी। एलिजिबिलिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन एंटरप्रेन्योर अबव 18 ईयर ऑफ एज, loan under the schemes are available for only greenfield projects. Greenfield signifies in this context the first time venture of beneficiary, first time venture, first time new business, right, in manufacturing or service or trading sector. In case of non individual enterprises, मैं बता चुका हूँ, at least 51% shareholding and controlling stake should be held by either SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर। कुल मिलाकर मैं कोई काम करना चाहता हूँ, फर्स्ट टाइम कोई काम करना चाहता हूँ, लेकिन इंडिविजुअली नहीं, कंपनी बना के काम करना चाहता हूँ, तो जी मैं वो कंपनी बनाऊंगा। उस कंपनी के जब कम से कम 51% शेयर्स मेरे पास होंगे तब मान के चला जाएगा कि वो मेरा ही प्रोजेक्ट है और वो मेरा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट काम है।
तो मैं उस कंपनी के नाम पर इस स्कीम में लोन ले सकता हूँ। ठीक है जी। बोरोवर शुड नॉट बी इन डिफॉल्ट टू एनी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कंडीशन मस्ट। नेचर ऑफ लोन कहता है जी कंपोजिट लोन। कंपोजिट लोन का मतलब क्या है? देखो, एक तो हमें लोन चाहिए होता है कैपिटल एसेट्स खरीदने के लिए, दूसरा हमें लोन चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल के लिए। मतलब मान के चलो, अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे एक तो पैसे चाहिए होंगे, चेयर्स हैं, टेबल्स है, प्रोजेक्टर्स है, कंप्यूटर्स है, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए। दूसरा मुझे पैसे चाहिए होंगे पूरे महीने जो खर्चा होगा, पानी का खर्चा होगा, बिजली का खर्चा होगा, एम्प्लॉइज को सैलरी देनी पड़ेगी, टीचर्स को सैलरी देनी पड़ेगी, राइट। तो उसमें कहते हैं वर्किंग कैपिटल, काम करने के लिए जो कैपिटल चाहिए। ठीक, तो कहता है कंपोजिट लोन दिया जा सकता है, मतलब टर्म लोन, फिक्स्ड लोन एंड वर्किंग कैपिटल लोन, राइट। वर्किंग कैपिटल लोन का मतलब क्या हुआ कि मेरा एक अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा जिसमें मैं कहता हूँ कि भाई फ्लक्चुएटिंग अकाउंट होगा मेरा, और उसमें लिमिट दे दी जाएगी मुझे लेट से 10 लाख की, और कहा जाएगा कि जब भी आपको कोई भी काम हो आप इसमें से पैसे निकाल सकते हैं और इसमें डाल सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर मान के चलो मुझे सैलरी देनी है अपने टीचर की, तो मैं इस अकाउंट का चेक काट सकता हूँ, इस अकाउंट से जो पैसे निकलेंगे मान के चला जाएगा उतना मेरे ऊपर लोन चढ़ गया, मैं जब इस अकाउंट में पैसे जमा कराऊंगा तो मान के चला जाएगा उतना मेरा लोन कम हो गया। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल लोन भी दिया जा सकता है, फिक्स्ड लोन भी दिया जा सकता है, जैसे 5-10 लाख रुपए दे दिए 5 साल के लिए या 4 साल के लिए, तो फिक्स्ड लोन। ठीक, पर्पस ऑफ लोन कहता है फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर। साइज ऑफ द लोन कहता है जी देखिए, जो भी आपके प्रोजेक्ट है, मान के चलो मैं कहता हूँ कि मुझे टोटल इंस्टीट्यूट को सेटअप करने के लिए लेट से 10 लाख रुपीस चाहिए या 20 लाख रुपीस चाहिए, तो इस स्कीम के अंदर मुझे इसका 75% मिल सकता है। कितना? कंपोजिट लोन ऑफ 75%, टोटल वर्किंग कैपिटल लोन और फिक्स लोन मिलाकर कितना मिल सकता है? 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल। तो 75% 20 लाख का, मान के चलिए 15 लाख तो मुझे स्कीम के अंदर मिल सकता है। और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं, अगर उनके अंदर मैं एलिजिबल हूँ तो बाकी का जो 25% है, कहता है जी उस जो और स्कीम्स है वहां से भी कंट्रीब्यूशन लिया जा सकता है। द स्टिपुलेशन ऑफ द लोन बीइंग एक्सपेक्टेड टू कवर 75% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, कहता है 75% कब आपको मिलेगा? जब आपके पास नहीं है पैसे। अगर आपने खुद ने 10 लाख रुपए लगा दिए 20 लाख में से, तो फिर तो 10 लाख ही मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है ना आपको, राइट। या फिर किसी और स्कीम से अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है 50% का, तो इस स्कीम में मैक्सिमम 50% ही तो दिया जा सकता है ना आपको। ठीक है जी, बस आप इतना याद रखिए कि चाहे कुछ भी हो, कुछ अमाउंट तो आपको अपनी जेब से लाना ही पड़ता है। वो आगे दे रखा होगा, आई थिंक 15% अमाउंट या 10% अमाउंट तो आपको अपनी जेब से लाना ही पड़ता है। हाँ, ये ना मिनिमम 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट तो आपको अपनी जेब से इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो 20 लाख का 10% 2 लाख तो आपको अपनी जेब से लाना ही पड़ेगा। 15 लाख स्कीम में आप ले सकते हो, बाकी का 3 लाख और किसी स्कीम में एलिजिबल हो तो उसमें ले सकते हो। ठीक है जी। इंटरेस्ट रेट कितना लिया जा सकता है? कहता है जी यहाँ पर भी लिमिट लगाई गई। द रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी लोएस्ट एप्लीकेबल, मतलब हेल्प कर रहे हैं ना गवर्नमेंट, तो लोएस्ट रेट लेगी, फिर लोएस्ट एप्लीकेबल रेट ऑफ द बैंक फॉर दैट कैटेगरी। तो जो भी वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, जैसे मान के चलो मैं 3 साल के लिए लोन लेता हूँ, तो जी 3 साल की लोन वाली कैटेगरी के अंदर जो लोएस्ट एप्लीकेबल रेट है वही मुझसे चार्ज किया जा सकता है। ठीक है, जो मैक्सिमम कितना हो सकता है, नॉट टू एक्सीड, मैक्सिमम कितना हो सकता है? बेस रेट MCLR प्लस 3% प्लस टेनोर प्रीमियम। टेनोर प्रीमियम का मतलब जैसे मान के चलो मुझे 1 साल के लिए लोन चाहिए तो उसका अलग से चार्ज करता है, लेट से मान के चलते हैं MCLR, जो बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, राइट। मतलब ये वो रेट है जिससे नीचे लैंड करना अलाउड नहीं है बैंक्स को। मिनिमम लैंडिंग रेट बिलो विच अ बैंक इज नॉट परमिटेड टू लैंड, तो इसलिए हम इसे बेस रेट कहते हैं भाई, इससे नीचे तो बैंक लैंड कर ही नहीं सकता।
ये बेसिकली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि भाई ये बेस रेट कैसे डिराइव किया जाएगा, वो फिलहाल आपके कोर्स से बाहर है, राइट। तो जी आप बेस रेट याद रखिए, इसकी फुल फॉर्म याद रखिए। बेस रेट मान के चलिए जी 6%, तो इसके ऊपर मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है 3% प्लस टेन्योर प्रीमियम। अब मान के चलिए अगर 1 साल के लिए लोन लेने जा रहा हूँ तो बैंक में से 0.5% चार्ज कर रहा है। अगर 5 साल के लिए लोन लेने जा रहा हूँ तो बैंक 1.5% चार्ज कर रहा है। तो ये क्या है, ये टेन्योर प्रीमियम, जितना लंबे समय के लिए लोन लूंगा उतना ज़्यादा बैंक मेरे से चार्ज कर सकता है। ये बैंक प्रीमियम खुद डिसाइड करता है भाई लंबे लोन के लिए कितना हम चार्ज करने वाले हैं, छोटे लोन के कितना चार्ज करने वाले हैं। तो मान के चलिए अगर ये बनता है 3 साल का, तो मेरे से मैक्सिमम कितना लिया जा सकता है, कहता है जी 9.5% इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है इस स्कीम के अंदर, बट इट शैल नॉट एक्सीड 9.5% लिखा हुआ है ना। लेकिन अगर बैंक इसी कैटेगरी के अंदर मान के चलिए 7% चार्ज करता है, 8% चार्ज करता है, 9.5% चार्ज करता है, अलग अलग सिनेरियो में डिपेंड करता है, तो जी उस केस में मेरे से कितना चार्ज किया जा सकता है, लोएस्ट एप्लीकेबल रेट फॉर अ पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, तो मुझसे 9.5% नहीं चार्ज कर सकता, लोएस्ट चार्ज कर सकता है दैट इज 7. ये तो मैक्सिमम बता रखा है भाई, इससे ज्यादा तो बैंक चार्ज कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। सिक्योरिटी, तो जो भी प्राइमरी कोलेटरल सिक्योरिटी मैं बैंक को दूंगा लोन लेने के लिए, कहता है अगर वो लोन का अमाउंट को कवर नहीं कर रही तो गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। लोन में बी सिक्योर्ड बाय कोलेटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम। तो ये क्या बना रखा है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई हुई है भाई, अगर आपके पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है रखवाने के लिए, मान के चलो मेरा घर है 50 लाख का, मुझे लोन लेना 20 लाख का, तो मैं कह सकता हूँ ना मेरे घर को गिरवी रख लो जी, मेरे पास ज्वेलरी है 15-20 लाख की और मुझे लोन लेना 15 लाख का, तो मैं कह सकता हूँ ना मेरी ज्वेलरी रख लो जी सिक्योरिटी के तौर पे, तो उसे कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी की 5 लाख रुपए की वैल्यू की सिक्योरिटी है, लोन चाहिए 15 लाख रुपए का, तो बैंक कहेगा बाकी 10 लाख की गारंटी। तो वो यहाँ पर जो गवर्नमेंट की स्कीम है, यहाँ से बैंक को गारंटी दी जा सकती है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो कौन डिसाइड करेगा, कहता है जी वो बैंक डिसाइड करेगा। रीपेमेंट, जी लोन मैक्सिमम कितने टाइम के लिए दिया जा सकता है, कहता है 7 ईयर्स के लिए विद द मैक्सिमम मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। मतलब मैक्सिमम कितना डिले किया जा सकता है, मोरेटोरियम का मतलब लीगल अथॉरिटी टू डिले द रीपेमेंट ऑफ लोन। तो मैक्सिमम कितना डिले किया जा सकता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन, मैक्सिमम 18 मंथ्स की डिले अलाउड है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। मतलब 7 साल के लिए लोन दिया जा सकता है और मैक्सिमम 18 मंथ्स तक का डिले अलाउड है। अगर बंदा टाइम पर लोन नहीं दे पा रहा है तो मैक्सिमम 18 मंथ्स तक का डिले अलाउड है इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन। वर्किंग कैपिटल कहता है जी कहाँ तक, अप टू ₹10 लाख, द सेम में बी सैंक्शन बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। ठीक, तो वर्किंग कैपिटल मैक्सिमम कितनी, अप टू 10 लाख। टोटल लोन 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के बीच का। वर्किंग कैपिटल कहता है अप टू 10 लाख बाय वे ऑफ ओवरड्राफ्ट। आपको बताया ना एक अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा तो मान के चला जाएगा कि उसके अंदर आपके 10 लाख है। अब जी उसमें से आप जितना निकालोगे वो आपके ऊपर लोन चढ़ गया, जितना जमा करवा दोगे वो आपका लोन उतर गया। ठीक है जी। रुपए डेबिट कार्ड टू बी इशूड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द बोरोवर। तो बोरोवर की कन्वीनियंस के लिए उसी अकाउंट का एक डेबिट कार्ड भी इशू किया जा सकता है कि भाई आप इस अकाउंट से जो पैसा निकाल रहे हो वो डेबिट कार्ड के थ्रू भी निकाल सकते हो, राइट। तो मान के चलो मेरी 10 लाख की लिमिट सेट कर दी, तो मैं इसमें मैक्सिमम कितना निकाल सकता हूँ 10 लाख। तो मैं निकालता रहूंगा, डालता रहूंगा, निकालता रहूंगा, डालता रहूंगा। इससे क्या होगा, पैसों की जब मुझे जरूरत होगी एज वर्किंग कैपिटल तो मेरा हाथ नहीं रुकेगा। ठीक है। वर्किंग कैपिटल लिमिट अबव 10 लाख टू बी सैंक्शन बाय वे ऑफ कैश क्रेडिट लिमिट। मार्जिन मनी कहता है जी कम से कम 25% तो आपको लाना ही पड़ता है, 75% आपको स्कीम से मिल सकता है। लेकिन जो 25% मार्जिन मनी है वो भी अगर किसी और स्कीम के अंदर आप एलिजिबल है तो वहां से आप ले सकते हैं, राइट। बट
कहता है बोरोअर शैल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मिनिमम 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एज ऑन कंट्रीब्यूशन, अपना खुद के कंट्रीब्यूशन के तौर पे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% तो अपनी जेब से लगाना ही पड़ेगा। इस स्कीम के अंदर मैक्सिमम 75%, किसी और स्कीम के अंदर आप चाहो तो मिल सकता है, राइट, अगर एलिजिबल हो आप तो, बट 10% तो अपनी जेब से लगाना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये दो थे हमारे पास, मेक इन इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द स्टार्टअप इंडिया। चलिए जी, टेक केयर।